हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे गंडमाला एंड अपची। तो इसमें हमारा ये क्या है, बेसिकली मासव्य और मेदोव्यय श्रोतस की व्याधि है, जो हम केसी के पार्ट की पेपर सेकंड के पार्ट फोर्थ का है ये पॉइंट। ठीक है, इससे पहले मैं गलगंड की वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे लिंक जाके आप प्लेलिस्ट चेक करना, केसी का प्लेलिस्ट, या फिर आप रिसेंट वीडियो चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो जो गलगंड और जो अपची है, ये बेसिकली आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नॉट मोर देन दिस। अगर 10 में पूछा जाए तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन के साथ आपसे पूछा जाएगा, बट 4 से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो गंडमाला बेसिकली वर्णन इसमें चरक ने, माधव और योग रत्नाकर ने किया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने गंडमाला का वर्णन नहीं किया, आचार्य सुश्रुत ने अपची का वर्णन किया। जबकि भागवत क्या बोलता है कि जो गंडमाला और जो अपची है वो एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, अब बात आती है, लास्ट लाइन में लिखा है कि गल प्रदेश में अगर एक गांठ हो जाए उसे बोलेंगे अपची। अगर गले में एक गांठ हो जाए, एक शोथ, एक ग्रंथि के रूप में हो जाए, तो उसे बोलेंगे अपची। अगर वो ग्रीवा के चारों तरफ हो जाए तो उसे बोलेंगे गंडमाला। ठीक है, माला हम चारों तरफ से ऐसे डालते हैं तो गंडमाला चारों तरफ आएगा। दोनों में समान अनुसार पाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनकी दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में पाक होता है। जबकि हमने पढ़ा था, अगर आपने गलगंड की वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि वहां पे पाक नहीं होता, दैट्स वाई वहां पे पित्त उसका टाइप है भी नहीं। तो इसमें पाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके, गंडमाला की परिभाषा इन्होंने लिखा है, माला तुल्य गंड योगात गंडमाला, वेरी वेरी इजी, जो कि आप लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे इजीली। इन्होंने लिखा है माला तुल्य, माला के जैसा गंड में जो होता है उसे कहते हैं गंडमाला। माला तुल्य गंड योगात गंडमाला। ठीक है, माला के जैसा जो गंड प्रदेश में होता है उसे क्या बोलते हैं, गंडमाला बोलते हैं। अब इसकी संप्राप्ति है, संप्राप्ति क्या है, जो हमारा कफ और जो मेद होता है, कफ और जो मेद की दृष्टि से मन्या के पार्श्व, पार्श्व क्या होता है, साइड में, अनेक ग्रंथियों की माला उत्पन्न होती है। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, बेसिकली कफ और मेद की दृष्टि से मन्या के पार्श्व में अनेक क्या हो जाती है, ग्रंथियों की माला उत्पन्न हो जाती है, उससे ही बेसिकली होती है। माधव निदान और अष्टांग हृदय में इन्होंने बताई है कि कक्षा, कक्षा इज एक्सिला रीजन, अंश शोल्डर, मन्या और जो गला है और जो वंक्षण है, इनके स्थान बताए गए हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय में इनके स्थान बताए गए हैं। इनकी आकृति कंकेदुर्ग, बेर, आंवला, बैंगन के समान होते हैं। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल याद रखना है कि जो ये ग्रंथि होती है वेदना रहित होती है और त्वक के समान वर्ण की होती है। इसकी संप्राप्ति अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना है कि कफ और मेद की दुष्टि की वजह से गले के साइड में ग्रंथियां अनेक उत्पन्न हो जाती है माला के जैसे, तो उसे सिंपल गंडमाला बोलते हैं, कफ और मेद की वजह से। ठीक है, अब आता है अपची। अपची में क्या है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हनु, हनु अस्थि, हनु क्या होती है, चिन्ह, कक्षा, अक्षक, अक्षक क्या होती है, क्लाविकल, तथा बाहु की ग्रंथि में, बाहु की ग्रंथियों में एव मन्या और गले में, इन प्रदेशों में संचित हुआ जो कफ होता है और जो मेद होता है, देखो दोनों की ना संप्राप्ति सेम है, दोनों में कफ और मेद होता है। ये जो होती है ग्रंथि स्थिर, गोल, स्थिर है, गोल है और चौड़ी है। एक अपने माइंड में पत्थर सोच लो जो आपका स्थिर है, गोल है लेकिन चौड़ा है, चिकना है और पेन नहीं होता। पत्थर में क्या पेन होएगा, नहीं होता, तो अल्प पीड़ा युक्त होता है। इस प्रकार जो आंवले की अस्थि के आकार की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अपची का किससे सिमिलैरिटी की है, जो आंवले की अस्थि के आकार की अनेक ग्रंथियां जो उत्पन्न होने से, या मत्स्य के अंडों के समान, ये दो जो सिमिलैरिटी बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली के अंडों के जैसी या आंवले की गुठली के जैसी जो होती है ना ग्रंथियां, ठीक है, उसे अपची बोला गया है। अपची का मतलब क्या होता है, चय की अधिकता से, चय मतलब संचित होना। जब कोई चीज इकट्ठी होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी तो ग्रंथि बनेगी, तो चय की अधिकता के कारण इसे अपची कहते हैं। समझ आ गया। और ये जो ग्रंथि होती है वो कंडू से युक्त होगी। ऑब्वियसली इकट्ठा हो रहा है कोई चीज कहीं पे,
तो क्या होएगा, खुजली होएगी और वैसे भी कफ और मेद से होती है। अल्प पेन, पेन नहीं होगा और फटने पर क्या निकलेगा, स्राव बहता है। और यह इस तरह कुछ इस तरह कुछ ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं और कुछ नई निकल आती हैं। समझ आ गया। तो जिस वजह से क्या है, ये दुख साध्य है, मतलब मुश्किल से ठीक होते हैं, क्योंकि ये स्राव निकलता है, फिर कहीं और जब वो स्राव लग जाता है तो वहां पे दोबारा हो जाती है, वो ठीक होगी दोबारा होगी, और कई वर्षों तक ये ऐसे ही बना रहता है। तो आपको पता चल गया गंडमाला और अपची की संप्राप्ति से स्पष्ट होता है कि गंडमाला में ही पाक होता है, जब पूया स्राव होता है तब इसे अपची कहते हैं। ठीक है, जब गंडमाला में पाक होएगा, पाक में पस बनेगा, उसके बाद अपची होती है। ठीक है, गंडमाला काफी सारी थी, उनमें पाक हुआ, वो पकी, उनमें से स्राव निकलेगा, जहां वो स्राव जाएगा वहां पे ग्रंथि कर देता है, अपची कर देता है, और उसी को अपची बोला गया। मतलब पहले गंडमाला देन अपची। तो इसका संप्राप्ति चक्र इन्होंने बताया भी है सिंपल। निदानों का सेवन करने से कफ दोष प्रकोप मेद की दुष्टि करेगा, जो कि मन्ना के पार्श्व भाग में अनेक ग्रंथियां उत्पन्न करता है, और जो कि अपचित ग्रंथि है, जिसका पाक अभी नहीं हुआ है। अगर जिसका पाक नहीं हुआ है तो गंडमाला है, जब उस गंडमाला का पाक हो जाए तो वो अपची बन, समझ आ गया। पाक होकर जब उसमें पोया स्राव बन जाएगा तो अपची बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली समझाया गया है। ठीक है, अगर ऊपर का कुछ समझ ना आए तो ये याद जरूर रखना कि निदानों का सेवन किया, कफ बढ़ा, कफ से मेद धातु की दुष्टि हुई, जिसकी वजह से गले के जो साइड से माला की तरह ग्रंथियां उत्पन्न होंगी, और जिससे क्या होता है, अपचित, ये वर्ड जरूर लिखना है, अपचित ग्रंथि, मतलब जिसका पाक न हुआ हो, उससे गंडमाला होता है। और जब इसका पाक हो जाएगा, इसमें पस बन जाएगी, तो वो अपची हो। संप्राप्ति घटक कफ प्रधान है, दुष्या मेद है, स्थान इसका क्या है, वही मन्या, कक्षा, अंश, गल और वक्षण प्रदेश में। अग्नि इसमें मंद रहेंगी, और दोनों साध्य व्याधि इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, लेकिन अपची जो है वो कृत साध्य हो जाए। अब आता है इसके साध्य असाध्यता। ठीक है, लक्षण भी ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है, जहां मैं संप्राप्ति बता रही थी कि जो अपची होती है, दोबारा बता देती हूँ, जो अपची होती है वो कैसी होती है, स्थिर है, गोल है, चौड़ी है, चिकनी है, अल्प पीड़ा वाली है, और आंवले की अस्थि के जैसी और मत्स्य के अंडों के जैसी ये होती है। यही इसके फीचर्स हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं साध्य असाध्य की। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो गंडमाला है वो साध्य व्याधि है, और निम्न लक्षणों के से युक्त गंडमाला और अपची असाध्य हो जाते हैं। असाध्य कब होएगी, जब इसमें बंदे को साथ के साथ राइनाइटिस हो जाए, पीनस हो जाए, उसके साइडों पार्श्व शूल हो जाए, लेटरल चेस्ट पेन, कास, ज्वर, छर्दी हो जाए। सिंपल सी बात है, कास हो जाएगी, यहीं पे है ना गले में, तो कास हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, वोमिटिंग रहेगी उसको, यहाँ छाती में उसके दर्द रहेगा और जुकाम रहेगा, तो वो असाध्य लक्षण है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। तेषाम शिराकाय शिरोविरेका धूम पुराणस्य घृतस्य पानम स्यात् लग्न वक्र भवेषु च अपि प्रघर्षणम स्यात् कवल ग्रहस्य। इन्होंने बोला है, मैं आपको पहले मीनिंग समझा देती हूँ, इन्होंने क्या लिखा है। तेषाम शिराकाय, शिराकाय, शिराकाय मतलब कि सिंपल सी बात है, शिराकाय में हमारा क्या आता है कि सिंपल जो हमारा विरेचन आता है, शिरो विरेक मतलब कि नस्या। ठीक है, दूसरी बात धूम। अब आप सिंपल सी बात सोचो, पहले करा दिया विरेचन, ठीक है, दूसरे नंबर पे करा दिया नस्या, नस्या नाक से ही धुआं लेंगे, उसके बाद आते हैं होठ, होठ से क्या करेंगे, पुराण घृत पान करेंगे। बन गया पहली लाइन, क्या बोली है इन्होंने, तेषाम शिरा काय शिरोविरेका धूम पुराणस्य घृतम पान। ठीक है, क्या आएगा, तेषाम शिरा काय शिरोविरेका धूम पुराणस्य घृतस्य पानम। उसके बाद जैसे ही घी पिया, उसके बाद कर दो लंगन, सियात लंगन वक्र भवेशु, उसको क्या करना है, लंगन कराना है। देन क्या करना है, च अपि प्रघर्षणम, घर्षण करना है, एंड देन सियात कवल ग्रह, और उसको कवल ग्रह करना है। क्या करना है, उसको लंगन कराना है। लंगन के बाद हम वक्र भवेशु, मुंह से उसको क्या कराना है, लंगन कराना है। सिंपल ऐसे याद रखो, तत् स्यात लंगन वक्र भवेशु च अपि प्रघर्षण, देन उसको क्या करना है, घर्षण करना है, एंड देन स्यात कवल ग्रह। ठीक है, ये आपको श्लोका एग्जाम में लिखना ही लिखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको तभी इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ये डिसीज है नहीं, 4 नंबर से ज्यादा में ये पूछी जाती ही नहीं है। ठीक है,
तो ये श्लोक लिखना है, तेषाम शिरकाय शिरोविरेका धूम पुराणस्य घृतपानम, देन क्या आएगा, स्यात् लंघन वक्र भवेषु च अपि प्रघर्षण स्यात् कवल ग्रह। ओके, ये सारी जो लिखी है ना पॉइंट्स, ये सारे वही हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। अब सुश्रुत का लिखने का इतना जरूरत नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि अमर्मज ग्रंथि है, अमर्मज समझते हो, मतलब जो मर्म स्थान पे ना हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, शार अग्निकर्म वहां कर सकते हो, शार अग्नि शस्त्र कर्म कर सकते हो। अब सुश्रुत है बेचारा, सुश्रुत तो सर्जरी की तरफ ही भागेगा ना, तो आपको सुश्रुत में यही लिखना है कि शार अग्निकर्म यहाँ पर आप करा सकते हो। अगर किसी की ग्रंथि पक्की ना हो तो क्या कराओगे, लेखन स्क्रैपिंग करना है, स्क्रैपिंग करके शार के द्वारा उसका प्रतिशारण करना है, उसको जला दो उठा के सारी को, शार डाल, स्क्रैपिंग करके उसकी सारा उसको अंदर से छील छाल के करके देन शार प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने औषध योग बताई है, एकल योग, एकल औषध होती है अकेली हम जो यूज कर सकते हैं। अब सारी ना इसमें आप देखोगे तिक्त रस वाली है, नींब है, करंज है, ठीक है, शरपुंखा, वचा, ये 2-3 कर लो। अब ले क्या सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कांचनार गुगलू आप यूज करोगे, क्या करोगे इसमें, कांचनार गुगलू। ठीक है, ऐसे सोचो काली माला है, माला कैसे डालनी है, काली माला डालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कांचनार गुगलू आएगा, आरोग्य वर्धनी, उसको आरोग्य देना है ना, मैं जिंदा रहे वो। ठीक है, और गंध भी आएगी वहां से, तो गंधक रसायन और गंधमाला, हाँ इसमें बोला हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने बोला है जो हमने शरपुंखा अकेली ड्रग भी पढ़ी थी, तो शरपुंखा शार आएगा, नींब पढ़ा था तो नींब आदि तेल, करंज तेल, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास पथ्य, अपथ्य। तो पथ्य क्या है, वही गुरु, चिकना, शीत, स्निग्ध, विष्ठम्भी, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी। और जो मैंने गलगंड में आपको बताई थी क्या लेना है, तो आपको वो ही यूज करना है, उसके लिए आपको गलगंड की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप वहां से वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब